सरकारी जो कर्मचारी हैं, जब उनके संस्थान और सब कुछ जा चुके हैं, उसके बाद भी वो संघ की तरफ क्यों नहीं रुख करते हैं? संघ बनाने की क्यों नहीं सोचते हैं? संघ में काम करने की या संघ के अनुसार काम करने की, या कोई सांघिक जो संरचना है, संघ की संरचना है, या संघ की तरह काम करने वाला कोई सिस्टम, कोई केंद्रीकृत सिस्टम, कोई सेंट्रलाइज सिस्टम, कोई यूनिफाइड सिस्टम, कोई ऐसा सिस्टम जो एक सबको जोड़ के रखे, उसके बारे में वो क्यों नहीं सोचते और क्यों नहीं ऐसा काम करते? ये एक बड़ा प्रश्न है। और इस बड़े प्रश्न का जो जवाब है वो बड़ा छोटा सा है। एक शब्द में जवाब खत्म हो जाता है कि हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारियों के संस्थान हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारियों के एसोसिएशन हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारियों के ट्रेड यूनियन हैं, या जो वो कहीं छोटे मोटे संगठन बना के या बड़े बड़े संगठन बना के रह रहे हैं, उनकी ये सोच ही नहीं है कि संघ में भी काम किया जा सकता है, या हमारे लोगों का संघ हो सकता है, या पहले भी कभी हमारा संघ था, या हम पैदाइशी संघी हैं। ये सोच ही नहीं है। ये मैं इसलिए दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि बहुत पहले से मैं सरकारी कर्मचारियों के संगठन में जुड़ा और दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष रहा सरकारी कर्मचारियों के परिसंघ के अंदर। परिसंघ वो होता है जो अलग छोटे छोटे संघों का मिलके एक पूरा पूरा बनाया जाता है, तो उसको परिसंघ बोलते हैं, कन्फेडरेशन बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी फेडरेशन हो। ऐसा यहाँ बना, फिर वो बाद में परिसंघ के भी टुकड़े हो गए, महासंघ बन गया, परिसंघ दूसरा बन गया, तीसरा बन गया। कुछ लोगों ने वहां नेतागिरी परमानेंट करनी शुरू कर दी, वो भी टूट फूट गए, टुकड़ों में बट गए। जैसा कि सारे संगठनों के साथ होता है, वैसा ही संगठनों के संगठन के साथ भी हो गया। तो वो बहुत सारी जो कमियां हैं, क्योंकि अधिकतर जो हमारे लोग हैं, जो ये जो समण लोगों की सामाजिक क्रांति या सामाजिक काम कर रहे हैं, या जो समण लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं, इनमें अधिकतर फैलाने वाले और अधिकतर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी हैं। और सरकारी कर्मचारी ने पैसा दिया है, सरकारी कर्मचारियों ने अपना टाइम दिया है, और सरकारी कर्मचारियों ने ही गांव-गांव जाके, शहर से जाके लोगों को जगाया है, क्योंकि उनके पास पैसा भी था, साधन था, उनके पास समय भी था, और उनके पास में जानकारी भी थी, और उसी जानकारी को उन्होंने फैलाया भी। तो मैंने अपना जो एक्सपीरियंस देखा कि कहाँ हम फेल हुए और ये सरकारी कर्मचारी कहाँ इनकी दिक्कतें आई, वो दिक्कतें लगभग वही हैं जो रोज हम बोलते हैं, और कोई नई दिक्कत वहां है नहीं। पहली दिक्कत आई कि सरकारी कर्मचारियों ने एसोसिएशंस बनाई। वो एसोसिएशन मोस्टली एससी और एसटी के नाम से बनाई। अधिकतर जो एसोसिएशंस हैं या जो ट्रेड मिल्स हैं, उनमें एससी और एसटी का नाम इस्तेमाल होता है और बाबा साहब का फोटो इस्तेमाल होता है। कहीं कहीं किसी किसी एसोसिएशन में भगवान बुद्ध का भी होता है, या कहीं कहीं ज्योतिबा फुले का भी होता है, या कहीं कहीं पेरियार का भी होता है। इससे ज्यादा फोटो वो इस्तेमाल नहीं करते। तो उन्होंने जो संस्थाएं बनाई, वो संस्थाएं उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए बनाई, सोसाइटी की सुरक्षा के हिसाब से नहीं बनाई, पे बैक टू सोसाइटी के हिसाब से नहीं बनाई, क्योंकि वहां सरकारी कर्मचारियों का दमन होता था। पहली बात तो वो सरकारी कर्मचारी को लेने, यानी हमारे जो लोग थे, उनको सरकारी नौकरी देने को दूसरे लोग तैयार ही नहीं थे। तो जैसा आजकल चलता है कि उनकी वैकेंसी निकालो मत, निकालो तो कह दो कि अवेलेबल आया ही नहीं, आ जाए तो कह दो कि उसके डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, उसकी एजुकेशन इतनी नहीं है, एजुकेशन भी ठीक हो तो कह दो कि इसका व्यवहार फिट नहीं है, और व्यवहार फिट भी हो और उसे देनी भी पड़ जाए तो उसको लेटर मत भेजो, और कहीं से लेटर ढूंढ ढांड के अगर वो नौकरी ज्वाइन भी कर ले तो उसको ज्वाइन मत कराओ, और अगर वो ज्वाइन भी कर ले तो उसको कुछ बताओ मत, और अगर वो अगर नहीं मानता है तो उसको कहीं ऐसी जगह ट्रांसफर कर दो जहां वो नौकरी कर ना पाए, और अगर वो फिर भी नौकरी करता है तो उससे एक ही जगह 4 का काम लो, उसके बाद डांटो फटकारो, फिर उसकी सीआर खराब कर दो, फिर उसको बीच में केस बना दो उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर चार्जशीट लगा दो, फिर उसको वहां से निकाल दो, फिर कोई कोर्ट केस लगा दो। सारे जितने भी एससी एसटी के कर्मचारी हैं, और आज की डेट में ओबीसी के भी, उनके साथ ये सारी चीजें होती हैं, सारी। और उनका वहां कोई माय बाप है नहीं बताने वाला, क्योंकि वो शुरू शुरू में नौकरी करने आए। तो उन्होंने अपनी परेशानी को देखते हुए हिम्मत कर करके एसोसिएशन बना ली,
और एसोसिएशन बनाई इसलिए थी कि हमारा वेलफेयर हो, तो वो अपने वेलफेयर के हिसाब से, अपने कल्याण के हिसाब से बनाई, समाज के कल्याण की कोई बात उसमें थी नहीं। उन एसोसिएशंस का जितने भी उन्होंने बनाए उनमें पदाधिकारी बने तो उनमें उन्होंने चंदा भी फिक्स किया, मेंबरशिप की जो फीस है वो फिक्स की, उसके नियम बनाए और चंदा, हर महीने का चंदा या हर साल का चंदा लेना शुरू किया। और साल में एक कार्यक्रम बाबा साहब का जन्मदिन मनाने का उन्होंने सबने एक ही तरह से काम शुरू किया। दिक्कत यहां से शुरू हुई कि जब चंदा आया तो चंदा के साथ में बोतल भी आई, बोतल के साथ में मांस और मच्छी भी आई, होटल का खाना भी आया। फिर जो नेता टाइप के लोग बने वो, उनके कुछ के ऑफिस तो सेंट्रलाइज ऑफिस थे जो पूरे देश में है, जैसे सारे बैंक जो हैं उनकी ब्रांचें देश के अंदर है, रेलवे की ब्रांच देश के अंदर है, एयर इंडिया की या जो ये एयर की है या दूरदर्शन की है या जो पीडब्ल्यूडी है, सीपीडब्ल्यूडी है, ये ऐसी ब्रांचें हैं जो सेंट्रल ऑफिस थे सारे सारे। इन सेंट्रल ऑफिस की ब्रांचेज पूरे देश में थी, तो लोग यहां से वहां नेता उड़ने लगे, जाने लगे और उसका सारा खर्चा एसोसिएशन देता था, वहां उनकी बड़ी खातिर तवज्जो होती थी। तो उन नेताओं को मजा आने लगा, जो साधारण कर्मचारी थे वो नेता बन गए और नेतागिरी के सारे गुण उनको आ गए, कैसा पैसा लेना है, कैसे पैसा देना है, कैसे किसी का ट्रांसफर कराना है, कैसे पोस्टिंग करानी है। और ट्रांसफर पोस्टिंग में लोग उनको बख्शीश के रूप में मिठाई के डब्बे, खाना, गिफ्ट और पैसा देने लगे और वो लेने लगे, फिर उनका राइट बन गया। फिर वो जानबूझ कर ट्रांसफर कराते थे और फिर उसके रुकवाने का पैसा लेते थे, ऊपर मैनेजमेंट में वो अपना बना के रखते थे सारी जुगाड़। फिर वो वहां फिक्स हो गए, उन नेताओं ने चुनाव नहीं कराए, फिर वहां मारा मारी होने लगी। जब चुनाव नहीं कराए, फिक्स नहीं कराए, तो उनमें से जो लोग ये देख रहे थे कि ये पैसा कमा रहे, खा रहे, मौज मस्ती कर रहे हैं, इनको बड़ी प्रधानी मिल रही है, होटल मिल रहा है, जहाज मिल रहा है उड़ने के लिए, रेल मिल रही है, हमें मिलना चाहिए। तो उन्होंने वहां झगड़ा किया, बात की, तो उन्होंने दो बना दिए यानी एक ही डिपार्टमेंट के अंदर दो SC ST कर्मचारी एसोसिएशन बन गई। उससे क्या हुआ कि दोनों को ही मैनेजमेंट की चमचागिरी करनी पड़ी क्योंकि मैनेजमेंट से उनको मान्यता चाहिए, मान्यता देगा मैनेजमेंट, जिसको मान्यता देगा उसकी चलेगी। तो वो एक दूसरे के दुश्मन हो गए। अब वो मैनेजमेंट के दुश्मन नहीं हुए, अब वो अपने वेलफेयर, जो सोसाइटी का वेलफेयर होना था, यानी कि जो सरकारी कर्मचारियों का वेलफेयर होना था, वो तो गया साइड में, वो अपने वेलफेयर में लग गए। और मान्यता मुझे मिले या ना मिले, और मैनेजमेंट भी इतना चालाक कि उसने दोनों में से किसी को मान्यता ही नहीं दी और दोनों को लॉलीपॉप पकड़ा दी और दोनों लॉलीपॉप लेके चूसते रहे। कई कई जगह 3-3 बन गई, जैसे MTNL के अंदर 3-3 एसोसिएशन बनी हुई है, तो जो विदेश संचार निगम है उसके अंदर कई एसोसिएशन बन गई। तो उससे क्या हुआ कि जो लोग साधारण कर्मचारी थे और जिन्होंने ये सोचा कि हमें अपने वेलफेयर के लिए, सरकारी नौकरी बचाने के लिए, अपने काम के लिए, अपने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, अपने प्रमोशन के लिए ये सब हमें इकट्ठा होना चाहिए, वो खुद उस बीमारी में शिकार हो गए और वो सारे के सारे वहां नेता बनते चले गए। नेताओं की बाढ़ आ गई, क्योंकि पूरे भारत में बहुत सारे ऑफिसेज हैं और उनमें बहुत सारे लोग रहते हैं। तो मैनेजमेंट से लड़ने की बजाय वो खुद लड़ने लगे। इसका नुकसान ये हुआ कि जो वो वेलफेयर अपने लोगों का वहां करना चाहते थे वो तो खत्म हो गया, बल्कि मैनेजमेंट को और गवर्नमेंट को ये मौका मिल गया कि इनके झगड़े में इस डिपार्टमेंट में भर्तियां मत करो। तो भर्तियां बंद हो गई, कोई बोला ही नहीं, क्योंकि सबके जी हजूरी और सबको अपने ट्रांसफर की पोस्टिंग की लगी रहती थी। अधिकतर नेता तो इस बात के लिए नेता बने कि उन नेताओं को अपना ट्रांसफर उसी शहर में कराना था। मैं एक ऐसे नेता को जानता हूं 20-25 साल से, जो कुछ पैसे खर्च करता था सिर्फ इस बात के लिए कि वो दिल्ली में बना रहे और बीच की कुर्सी पे बैठा रहे, और मर गया वो। और मैं कई बार उसको देख के बड़ा मुझे अजीब सा लगता था कि ये क्या नेतागिरी करता है। और वो ओपनली अपनी पोस्ट बचाने के लिए वहीं पड़ा रहा दिल्ली में, वो एक पोस्ट से दूसरी पे आया, दूसरी पोस्ट से तीसरी पे आया, पर वो वहां से हिला नहीं। ऐसे बहुत सारे नेता दिल्ली में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े शहरों में बैठे हैं, जो वहां से हिलते नहीं, और वो पूरे संगठन की कीमत इसी बात में दे देते हैं कि बस हमारा ट्रांसफर ना हो, आप जैसे कहोगे वैसे हम कर देंगे। यानी कि संस्था को और संगठन को पूरे को सिर्फ ट्रांसफर के ऊपर वो बेच देते हैं, क्योंकि अगर मैनेजमेंट से लड़ेंगे और मैनेजमेंट से राइट मांगेंगे तो मैनेजमेंट उनका ट्रांसफर कर देगा। मैनेजमेंट पहली जो पनिशमेंट है यही है, अगर आपकी संस्था तगड़ी है और आपकी यूनिट तगड़ी है तो ट्रांसफर नहीं कर सकता। पर मैनेजमेंट ने खेल खेला, उनके टुकड़े कराए, फिर उनके ट्रांसफर कराए, पोस्टिंग कराए और उनको कुत्ता बना के छोड़ दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि वो सारे के सारे जितने भी थे वो कभी सरकार के अगेंस्ट बोले नहीं, वो कभी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट बोले नहीं, सिर्फ चमचागिरी करते हैं। एक मैंने मंजर ऐसा भी देखा, कमाल का मंजर बताता हूं, कि
सरकारी कर्मचारियों का नेता एससी एसटी का, वो पब्लिक की जब मीटिंग हो रही है बाहर, धरना प्रदर्शन चल रहा है और उसमें जो बोल रहा है तो मैनेजमेंट को ऐसी ऐसी गालियां भिगो भिगो के दे रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। मतलब उन गालियों पे उसका जो उसका रेजिग्नेशन है या जो उसका बर्खास्त की है वो तुरंत हो सकती है, इतनी बुरी बुरी गालियां दे रहा था। और वो अंदर कमरे में गया और अंदर कमरे में जाके जिसको गालियां दे रहा था उसके पैरों में पड़ गया और कह रहा है मेरी इज्जत बचाओ, कुछ ऐसा कर दो कि क्या बोलते हैं ये लोग भी शांत हो जाए और काम भी बन जाए। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई ये लोग क्या लोगों का भला करेंगे, क्या उनको नेतृत्व देंगे, क्या उनके नेता बनेंगे जो बाहर गाली बकते हैं उनको मूर्ख बनाने के लिए और अंदर जाके पैरों में पड़ते हैं मैनेजमेंट के, लिटरली पैरों में पड़ा हुआ आदमी। तो यहाँ अधिकतर स्थिति ऐसी कर दी गई है क्योंकि पहले नेतागिरी का तो किसी को पता नहीं था। इसलिए हुआ ये कि इन सब की नालायकी की वजह से जो बाबा साहब अम्बेडकर एक राइट लेके आए थे कि हमें नौकरी मिलेंगी, 21% नौकरी एससी एसटी की मिलेंगी और फिर बाद में 27% ओबीसी की भी आ गई और जो हमारी आधी संख्या होने जा रही थी और आधी से ज्यादा संख्या थी, वो संख्या खत्म करने के लिए जो लोग थे, जो विपक्ष में लोग थे, उन्होंने एक अच्छा प्लान बनाया और उन्होंने आरक्षण को तो छेड़ा नहीं क्योंकि आरक्षण का प्रचार इतना ज्यादा हो गया कि आरक्षण जा रहा है, आरक्षण खत्म कर रहे हैं। खत्म करने की कोशिश तो की थी 1989 के अंदर, पर वहां संघर्ष हो गया सीधा सीधा। तो बोले सीधे इनको नहीं मारना है, अब इनको इनडायरेक्ट मारना है, तो आरक्षण तो और बढ़ गया। पर जो पोस्ट थी और जो वैकेंसी थी और जो संस्थान से जो डिपार्टमेंट थे वो बेच दिए। और अधिकतर केसों में तो जो ट्रेड यूनियन है या जो कर्मचारियों के नेता हैं उन्होंने बाकायदा बेचने पे सिग्नेचर भी किए हुए मेमोरेंडम पे कि हमारी सहमति है, और उनको पैसा मिला इस बात के लिए कि उन्होंने वहां साइन किया हुआ है। इसलिए सरकारी कर्मचारियों को तो पता ही नहीं कि उनके साथ हो क्या गया और क्या नहीं हो गया। तो सरकारी कर्मचारियों की आंख खुलने को तैयार नहीं है। कारण क्या है कि साहब काशीराम जी ने जो मूवमेंट स्टार्ट किया था वो सरकारी कर्मचारियों से किया था। उन्हीं के पास पैसा था और उन्हीं के पास टैलेंट था, उन्हीं के पास टाइम था और वही मेहनत कर सकते थे। तो उन्होंने सरकारी कर्मचारियों का जब संगठन बनाया तो उसमें यह कहा कि भाई सरकारी कर्मचारियों को तो रोजी रोटी मिल रही है, ये उनके वेलफेयर के लिए नहीं होगा, ये पब्लिक के वेलफेयर के लिए होगा और पे बैक टू सोसाइटी के रूप में करना पड़ेगा, सोसाइटी को पे बैक करना पड़ेगा। तो उसमें लोगों में एक जज्बा आया, लोग इकट्ठे होने शुरू हुए, पर वहां भी फाड़ हो गए, वहां भी टुकड़े हो गए। सरकारी कर्मचारियों की समझ आप ये देखो कि वो इकट्ठे हुए और फिर टूट गए और फिर दोबारा टूटे और फिर तिबारा टूटे और फिर चौबारा टूटे, और जहां भी काम हो रहा है वो सब सरकारी कर्मचारी टूट रहे हैं। कितने सारे टुकड़े कर दिए उनके। ना तो उनको समझ में आता है जो चंदा देते हैं, ना उनको समझ में आता है जो चंदा लेते हैं कि ये खेल ज्यादा दिन चलने वाला है नहीं। अब उस खेल का लगभग पर्दा गिर चुका है क्योंकि अब नौकरियां जितनी हैं वो सब या तो लोग उसमें रिटायर हो रहे हैं और या रिटायर होने वाले हैं और नई नौकरियां हैं नहीं, और है भी तो ठेके की हैं। तो जितना बाबा साहब लेके आए थे वो सारा का सारा चला गया। अब सवाल ये है कि इस सब को जानने के बावजूद भी ये लोग इकट्ठे क्यों नहीं होते या संघ में क्यों नहीं आते या संघ की क्यों नहीं सोचते या संघ तक क्यों नहीं बढ़ते हैं। दरअसल इनकी सोच ही नहीं है वहां तक, और जिनकी थोड़ी बहुत सोच है उनको ये डर लगता है कि संघ में तो सारे बराबर हैं, संघ में तो समानता है, संघ में तो कोई पद नहीं है, संघ में तो पोस्ट नहीं है और संघ में पैसा भी नहीं है, और संघ में तो जहाज मिलेगा नहीं उड़ने के लिए और कार मिलेगी नहीं दौड़ने के लिए, संघ में तो अपनी जेब से जाना पड़ेगा, अपनी जेब से आना पड़ेगा। उनको आदत पड़ गई है फ्री का पैसा लेना, क्योंकि एक ट्रांसफर पोस्टर वाला आया, बंदा वो इतना पैसा दे के जाता है कि आदमी 10 बार जहाज में आसानी से उड़ जाता है। तो वो पैसा लेने की आदत पड़ी हुई है, तो वो आएगा नहीं, वो मिलेगा नहीं। इसलिए संघ के बारे में जानकारी होते हुए भी वो संघ में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? वो अलग अलग संगठन तो बनाएंगे और संगठनों को इकट्ठा करने की बात करेंगे, पर संघ में नहीं आएंगे। संघ के जो 10 नियम हैं, ये 10 नियम उनके गले की हड्डी हैं। इन 10 नियमों में जो दूसरा नियम है कि ना चंदा लेंगे ना देंगे, तो वो क्या करेंगे आके? पूरे जीवन तो उन्होंने पर्ची काटी है, पूरी जिंदगी उन्होंने पैसा लिया है और पैसा भी बहुत मोटा इकट्ठा होता है। ऐसा नहीं है कि कम। आप ये मान के चलो कि आज की डेट में अगर आप खाली एक बैंक की ब्रांच पकड़ लो और उस बैंक के ब्रांच के सारे कर्मचारियों को आप ये कहो कि भाई दिल्ली के अंदर एक फंक्शन है और उस फंक्शन के लिए आपने पैसा इकट्ठा करना है, तो मिनिमम 1000 रुपये एक आदमी से आएगा। और मिनिमम 1000 रुपये अगर एक आदमी से आएगा, और अगर किसी बैंक की 5000 ब्रांच है और 5000 ब्रांच के अंदर अगर हम ये भी मान के चले हैं कि एक ब्रांच में 20 आदमी का एवरेज है, तो 5000 को अगर 20 से आप करोगे तो सीधे सीधे 1 लाख लोग हो जाते हैं। और 1 लाख में अगर 21% अपने SC ST लोग हैं तो सीधे सीधे 21,000 हो जाते हैं।
और 21,000 से अगर 1,000 रुपए आप लोगे तो जरा लगाओ कितने पैसा इकट्ठा हो गया। और दिल्ली के फंक्शन में क्या खर्च होना है, 2.25 लाख रुपए का वो जो तालकटोरा स्टेडियम है वो बुक हुआ है। यहाँ हर एक आदमी से जो पैसे लिए जा रहे हैं वो 310 लिए जा रहे हैं खुद के खर्चे के। तो 310 रुपए जब खुद का खर्चा आ रहा है और आप ले रहे हो 1,000 रुपया से एक आदमी से, तो सीधा सीधा 690 रुपए एक आदमी से बचता है। और वो पैसा जो मोटा आता है वो अकाउंट में एक बार जमा होता है, उसको खर्च करने की जो पावर है वो कमेटी के पास है, जो चुन के बंदे आए हुए हैं। तो जब आप उनको करोड़ों रुपया उसमें थाली में रख के दे दोगे तो वो पागल हैं जो वो वहां कोई अपना पद छोड़ेंगे या कोई सिस्टम छोड़ेंगे या आपको बताएंगे नहीं बताएंगे, फिर वो अनाप शनाप पैसे खर्चे में लगाते हैं। कहते हैं फलाने मंत्री का सत्कार करने गए, उसको हमने ये दिया वो दिया, 4 लाख रुपया खर्च हो गया। फलानी जगह हम गए, जहाज से गए, वहां आए जाए रुके गए, 3 लाख रुपए वहां खर्च हो गया। वो ऐसे ऐसे खर्चे दिखा देते हैं। और वो 1,000 रुपए को हिसाब मांगता नहीं। क्यों नहीं मांगता? कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया तो इन्हीं के पास जाना पड़ेगा। तो जो ऑफिस बेरर है वो इतने ढीठ हो जाते हैं, इतने निकम्मे हो जाते हैं, इतने दलाल हो जाते हैं, उनको लगता है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, पर बड़ा काम नहीं होता। कोई कोई संस्था हो सकती है जो ठीक ठाक चल रही हो, पर वो भी अलग ही काम करती है। तो अगर कोई संस्था ठीक भी काम करे और संघ में रह के काम ना करे तो वो भी क्या ठीक है? कोई बच्चा अगर बहुत होनहार हो, बढ़िया हो, ईमानदार हो, पर परिवार से अलग रहता हो तो उसका भी क्या करना है? तो इससे तो अच्छा ये है कि अगर निकम्मे है और साथ रहे तो कम से कम सामने वाले को डर तो रहता है। पर ये निकम्मे भी साथ नहीं रहते और जो कम्मा है, जो काम का है, वो भी साथ नहीं रहता। इसलिए सरकारी कर्मचारियों के जो नेता हैं वो संघ के लिए सबसे बड़ी बाधा है। और वो इतनी बड़ी बाधा है कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि उनको लगता है कि वो बहुत बड़े नेता हैं, उनको लगता है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ किया है, और अंत में वो सारे के सारे रिटायर होने के बाद में या वीआरएस लेने के बाद में किसी ना किसी के पैरों में जाके पड़ते हैं, जो उनके पुराने संबंध हैं। चाहे वो कांग्रेस का नेता है, चाहे वो किसी दूसरी पार्टी का नेता है, चाहे तीसरी पार्टी का नेता है, उनको सबको अपने उस सरकारी कर्मचारी की पैंट शर्ट से फिर वो पीले कुर्ते में और सफेद पजामे में आ जाते हैं। कलफ वाला जो कुर्ता होता है उनका वो, और कलफ वाला जो उनका, जो आपने नेताओं का देखा होगा, जो बिल्कुल किनारी जिसमें खड़ी रहती है और कपड़ा बिल्कुल लकड़ी की तरह अकड़ा हुआ रहता है कलफ लगा के, वो उस ड्रेस में आ जाते हैं। सारे सरकारी कर्मचारियों के जो सीधे साधे लोग थे वो सब नेता बन चुके हैं, और उतनी उनकी सोच है, उससे ज्यादा की कोई सोच नहीं है। चमचागिरी और गुलामी मानसिकता उनके खून में इतनी रच बस जाती है कि उनकी सिर्फ यही उम्मीद रहती है कि हमें कहीं ना कहीं सेट हो जाए, हम कहीं ना कहीं एक पद मिल जाए, ताकि हम कह सकें देखो हमने क्या है। और वो जो धौल धप्पट दिखाते हैं वो अपने लोगों को दिखाते हैं। बाहर के लोगों या बाहर के मंत्री के आगे तो पीछे को हाथ करके और खड़े रहते हैं, ऐसे जैसे आपका जो कुत्ता पूंछ हिलाता रहता है खड़ा रहता है, वो स्थिति उनकी होती है। कोई नहीं पूछता पाछता। इसीलिए सारे अधिकार चले गए, और इसीलिए वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि यहाँ आके उनसे पूछा जाएगा भाई तुमने क्या किया, यानी ये काम तो सारे काले किए हैं। इसलिए नेताओं का भरोसा नहीं करना है। नेता नहीं आएंगे, समर संघ में नेता नहीं आ सकता, क्योंकि 10 नियम ऐसे गजब के हैं कि नेता को आग लगती है, नेता को तो करंट मारता है। ये 440 वोल्ट के नियम है। ये कोई भी जो करप्ट आदमी है, कोई भी जो ऐसा आदमी है जिसको चंदा खाना है या जिसको पद पोस्ट चाहिए या चाहिए, वो जैसे ही नियमों को पढ़ता है वैसे ही कहता है ये बेकार है, इसमें नहीं जाना है। तो मैंने ऐसा देखा है कि कई कर्मचारी जो रिटायर हो गए वो अपना अपना संगठन बना रहे हैं, नया नया संगठन बना रहे हैं। कोई धर्म का बना रहा है, कोई सामाजिक बना रहा है, कोई राजनीतिक बना रहा है, क्योंकि उनको नेतागिरी की बीमारी लगी पड़ी है। और चंदे का धंधा इतना बढ़िया है कि कोई भी संगठन बना के आदमी पर्ची लेके अपने जो पुराने जान पहचान वाले लोग हैं उनके आगे खड़ा हो जाता है। आज 2 सज्जन मुझे मिले, एक मेरे परिचित थे और दूसरों को मैं जानता था, नाम मुझे याद नहीं। तो उन्होंने फोन किया, मैं रुक गया बात करने के लिए। तो वो बातचीत ऐसी हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा था कि बताओ भाई इकट्ठे कैसे होंगे, क्या कारण है क्या नहीं है। तो उनमें जो दूसरा व्यक्ति था जो मेरा परिचित कम था, उसने कहा कि जी क्या बताएं, ये इकट्ठे नहीं होंगे, इनका मामला बड़ा खराब है, इन्होंने चंदे का धंधा बना दिया है। भाषा तो उसने बिल्कुल ठीक बोली। तो फिर मैंने कहा भाई चंदा देते क्यों, क्यों देते हो चंदा? तो वो कहने लगा जी क्या बताएं, ये इतने शातिर लोग हैं कि कॉलोनी में आते हैं तो हमारे किसी जानकार को पकड़ लेते हैं। अब एक बंदा आया, वो मेरे जानकार के साथ आया जो मेरा पड़ोसी है, आके बैठ गया, देखो जी ये आए हैं, फलाना है, पता नहीं उनकी क्या बात है क्या नहीं है। फिर मैंने उनको चाय पिलाई, नाश्ता कराया, फिर उन्होंने अपने कार्यक्रम का पर्चा रख दिया। मैंने कहा भाई इतने सारे संगठनों में क्या करेंगे जाके, यहाँ भी जाना वहां कुछ काम तो हो नहीं रहा। तो उसने कहा जी दो कुछ तो दो। अब हमारी मजबूरी ये हो गई कि वो जो पड़ोसी आया हुआ है, पड़ोसी उसको लेके आया हुआ है, उसके मान सम्मान को रखते हुए, वरना पड़ोसी यूं कहेगा जी मैं लेके आया आपने चंदा नहीं दिया,
तो हमने ना देते हुए भी उसको दिए। तो मैंने कहा जी 500 रुपये दिए होंगे। कह रहे जी 500 नहीं लेते आजकल, आजकल 1000 रुपये कम से कम देते हैं, तो मुझे 1000 रुपये देने पड़े। तो ये इतना इतना शातिर धंधा है कि लोग बाकायदा इसकी लिस्ट बनाते हैं अपने आसामियों की, फिर पड़ोसी को ढूंढते हैं जिसको शामिल किया हुआ है, फिर उसके घर जाते हैं, चाय नाश्ता कहते हैं, फिर उसको कहानियां सुनाते हैं, कुछ बाबा साहब की सुनाते हैं, कुछ बुद्ध की सुनाते हैं, कुछ ज्योतिबा फुले की सुनाते हैं, फिर काशीराम जी की सुनाते हैं, फिर पे बैक टू सोसाइटी आते हैं, फिर उनको डराते हैं दुश्मन दुश्मन करके, ब्राह्मण ब्राह्मण करके, फिर उनका आजकल का सिनेरियो बताते हैं और फिर बताते हैं जी हम कर देंगे, हम ऐसा करेंगे। और फिर वो बेचारा अपनी जान छुड़ाने के लिए, उसने मुझे बताया उस व्यक्ति ने कि मैंने तो अपनी जान छुड़ाने के लिए उनको 1000 रुपये दिए। यानी जान छुड़ानी पड़ रही है चंदाखोरों से, चंदे के धंधे से। ये जब तक हम उनको स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड मना नहीं करेंगे, तो मैंने उनसे कहा भी जान क्या छुड़ानी है, आपने तो जान फंसा ली। आपने तो एक संगठन को पैसा देके और तैयार कर दिया कि भैया ये आसामी बढ़िया है, पैसा दिया, कह रहे हाँ जी गलती हो गई, आगे से मैं दूंगा नहीं। तो ये सबको करना पड़ेगा प्रण के कोई कितना भी जान पहचान का साथ आए या कुछ भी आए, उससे एक तो हिसाब पूछो, दूसरा को चंदा नहीं देते हम। और किसी के पास कुछ नहीं है तो वो समर संघ का नाम ही लेते कि समर संघी है, हम तो समर संघी है, पैदाइशी समर संघी है, समर संघ ने मना किया हुआ है, समर संघ से कहलवा दो भाई। समर संघ अगर कहेगा तो चंदा दे देंगे, पर समर संघ मना करता है। इसलिए जो आज का ये सब्जेक्ट है, इसमें सरकारी कर्मचारियों ने जितनी मेहनत की और जो यहां तक पहुंचाया मूवमेंट को, वो सारी मूवमेंट सरकारी कर्मचारियों के दलों ने और सरकारी कर्मचारियों के नेताओं ने खुद ही खत्म कर दी और खुद ही उसका वो कर दिया कत्ल। ये बड़ी अजीब सी एक घटना है कि शानदार बिल्डिंग बनाने चले थे और नीचे से उसके पाड़ और चाली बल्ली खींच दिए, पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई। और अब थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की संख्या अब सबसे कम है और आगे हमारे लोगों की, सरकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी नहीं तो मूवमेंट चलेगी कैसे। इस बात को कोई समझ नहीं रहा है, पर इस बात को समर संघ समझता है कि मूवमेंट जो चलेगा वो खुद के खर्चे से चलेगा, वो खुद जो आदमी आएगा उसके साथ चलेगा, उसको खुद काम करना पड़ेगा। ये जो चंदा लेके मूवमेंट चलाने वाला है वो सिस्टम फेल हो चुका है। कारण क्या है कि चंदा देने वाला सोचता है कि मैंने अपने हिस्से का पे बैक टू सोसाइटी कर दिया और मूवमेंट का लोग उनको दे दिया, अब ये मूवमेंट चलाएंगे। पर वो ये भूल जाता है कि ऐसे चंदाखोर, ऐसे मूवमेंट चलाने वाले तो 29 लाख हैं। अगर ये चंदाखोर ये बता देते हैं कि हमारे जैसे 29 लाख है तो आदमी चंदा उनको देना, पर ये कहीं रिकॉर्ड में नहीं है, कहीं कोई बताता नहीं है, ये कहीं किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है कि इनकी संख्या 29 लाख है समण ग्रंथ के अलावा। समण ग्रंथ इसीलिए इनके लिए जहरीला है क्योंकि समण ग्रंथ में इन सवालों के जवाब दिए हुए हैं कि भाई कैसे तुम इकट्ठे हो जाओगे जब तुम खुद ही अपने लोगों के अपने हाथ से टुकड़े कर रहे हो। तुम तो टुकड़े कर रहे हो और तुम बात इकट्ठा करने करते हो। रोज तुम नया संगठन बना लेते हो, रोज 300-400 संगठन पूरे भारत में रजिस्टर्ड हो जाते हैं, रोज हो जाते हैं, रोज हो जाते हैं, रोज हो जाते हैं। कोई कहने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, बस चंदा लेते हैं और उनका थोड़े से चंदे में काम चल जाता है। ये बातें इसलिए बहुत जरूरी हैं क्योंकि नुकसान हमारा हो रहा है, उनका भी हो रहा है, पर उनको एहसास नहीं है। उनको लगता है कि उन्हें तो कुछ चंदा मिल गया, पर थोड़ा चंदा वो लेके भी जाएंगे तो भी क्या कर लेंगे, अल्टीमेटली तो सब कुछ जा ही रहा है। आप ऐसे समझो कि जब पूरा पहाड़ी दरक रहा है और पूरा पहाड़ी खिसक रहा है और उस पर कोई मजबूत मकान भी बना हुआ है, भाई मकान ही तो मजबूत है पर नीचे से तो पहाड़ी खिसक रहा है, तो मकान क्या कर लेगा। तो कोई अगर नेता या कोई चंदा लेके या कोई संस्था ये कहे कि हम तो बड़े मजबूत हैं, हमारे पास तो 21 करोड़ रुपया है, या हम तो 500 आदमी है या 1000 आदमी है, अरे पूरा पहाड़ी खिसक जाएगा, ये गिर जाएगा तो तेरा मजबूत मकान भी कहाँ रहेगा इसमें। अब तो पहाड़ को रोकना है कि पहाड़ ना गिरे और उसके लिए हर आदमी को मेहनत करनी पड़ेगी और हर आदमी को कहना पड़ेगा। हमारे तो आदमी कहते नहीं है, हम तो जो पिछड़ रहे हैं इस बात से पिछड़ रहे हैं, बहस तो करा लो उनसे पूरे 50 दिन। अभी यहाँ टॉपिक खोल दो, जाति का टॉपिक खोल दो, 190 आदमी बैठे हुए, पूरी रात हो जाएगी, टॉपिक चर्चा खत्म नहीं होगी। पर कोई भी आदमी संगठनों से ये कहने को तैयार नहीं है अरे भाई चंदा खोरो, इसको बंद करो, ये धंधा बंद करो, ये जो चल रहा है इससे हम मारे जा रहे हैं। तुम संघ में आओ मत आओ, तुम खुद संघ के नियम अपनाओ, ये संघ उठकर तुम्हारे पास आ जाएगा। यहाँ कौन सा हमने नेतागिरी करनी है, यहाँ तो साफ साफ लिखा हुआ है कि समर संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा। तो तुम ही राजनीति में जाओगे, तुम ही नेता रहोगे, तुम ही चंदा लोगे, तुम ही सारे काम करोगे, हम तो चंदा लेते भी नहीं है। पर नियम तो ठीक कर लो, नियत तो ठीक कर लो, सारी चीजें तो ठीक कर लो। और अगर नहीं करते हो तो फिर समर संघ जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है फिर लोगों को सामना करना पड़ेगा और जीतेंगे वही जिनके पास संघ है। जो संगठन है वो जिंदगी में नहीं जीत सकते, ये दुनिया की हिस्ट्री है। संगठन कभी जीते नहीं और संघ कभी हारा नहीं। ये जंगल का नियम है, ये प्रकृति का नियम है कि जो जानवर इकट्ठे संघ में रहे वो कभी मरे नहीं,
वो हमेशा बढ़े, और जो जानवर अकेले रह गए वो बचे नहीं, वो विलुप्त हो गए, विलुप्त जातियां हो गई। गवर्नमेंट को उनको बचाना पड़ता है, प्रिजर्व करना पड़ता है, उनके लिए बाड़े बनाने पड़ते हैं कि ये मारे जाएंगे। चीता जैसा जानवर भी, शेर जैसा जानवर भी अकेले अकेले इतने मारे गए कि उनकी संख्या गायब हो गई। तो आदमी की तो औकात क्या और बिसात क्या है। इसीलिए हमारे पुराने लोग संग संग रहते थे, संग में रहते थे। और हमको 1000 बार कह के गए कि बेटा, दुनिया में सारी जायदाद, सबसे बड़ी जायदाद संग संग रहने की है। संग संग जो रहते हैं उनके पास सब कुछ आ जाता है, और जो असंग असंग रहते हैं और अलग अलग रहते हैं उनके पास जो होता है वो भी चला जाता है। ये नियम बहुत प्राकृतिक हैं, बहुत अच्छे नियम हैं। इसलिए जिद हमारी जोड़ने की है, जिद हमारी इन नियमों को पहुंचाने की है, लगे रहना है। क्योंकि जो लगा रहता है वो जीतता जरूर है, ये ध्यान रखना। हमें यहाँ जागृत होते हुए मेहनत करनी है, लगातार करनी है। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आती है तो जो मेरे साइड में फोटो लगा हुआ है बुद्ध का, इस बात को आप समझ लें कि जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ कि कैसे मनुष्य का कल्याण हो सकता है, तो ज्ञान प्राप्त होते समय बुद्ध अकेले थे। एक व्यक्ति जिसका नाम सिद्धार्थ गौतम था, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद में फिर वो बुद्धक हो गया, बुद्ध हो गया, बुद्ध से बुद्ध हो गया। और उस व्यक्ति ने सबसे पहले अपना संघ बनाया। सबसे पहले 5 आदमी जो पुराने थे वो इकट्ठे किए, उसके बाद 60 इकट्ठे किए, और फिर पूरी दुनिया में चले। पर बुद्ध को भी नहीं पता था कि जो ज्ञान वो फैला रहे हैं वो इतना मारक ज्ञान है कि पूरी दुनिया में फैल जाएगा। पर वो लगातार चलते रहे 45 साल तक। और ना केवल चलते रहे, अपने जो इतने टीचर थे जिनको भिक्खु और भिक्खुणी बोला करते थे, उनको भी कहा कि आपको जीवन भर चलना है, भिक्खु आपको जीवन भर चलना है, और लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के सुख के लिए। और वो चलते रहे। पता नहीं था उनको कि कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, पर लगातार मेहनत करते रहे, मेहनत करते गए, अच्छे नियम बनाए, संघ के साथ रहे, संघ में होके रहे, संघ के अलावा कभी गए नहीं, अकेले कभी गए नहीं, व्यक्तिवाद बढ़ाया नहीं, राजा रानीवाद बढ़ाया नहीं, परिवारवाद बढ़ाया नहीं, सब कुछ खत्म कर दिया, सारे नियम प्राकृतिक लिए। ऐसे कामयाब हुए कि दुनिया में उनसे ज्यादा कामयाब कोई व्यक्ति नहीं। आज पूरी दुनिया उनको फॉलो करती है। 50% से ज्यादा लोग बुद्ध के विचारों को और बुद्ध की टेक्निक को फॉलो करते हैं, और जितने कामयाब संगठन है वो बुद्ध के समर्थ संघ के नियमों को फॉलो करते हैं। तो कामयाबी हमें 200% मिलेगी, क्योंकि 100% पहले मिल चुकी है, 100% अब मिलेगी। इसलिए हमें लगातार लगातार जुड़ते रहना है, और जुड़ते रहना है, जुड़ते रहना है, और जुड़ते रहना है। यहाँ जो संगति हो रही है 12 फरवरी की दिल्ली के अंदर, क्योंकि जो संगतियां हमारी बहुत सारी हैं, 12-13 नवंबर को संगीसा चलना है। सभी संगीसा चले, बहुत बढ़िया जगह है, बड़ा अच्छा लगेगा वहां, क्योंकि खाने पीने रहने का प्रबंध बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह है, और बहुत सस्ते में है, तो सबको जाना चाहिए। 12-13 को संगीसा जाएं। संगीसा हम सब जा रहे हैं। उसके बाद में फिर जो संगति है, जो हमारी संगति है वो फिर आगे आने वाली है। बिजनौर की संगति आने वाली है, 20 दिसंबर की है। 5 तारीख की हमारी महाराष्ट्र की है, उसकी मुंबई की है, और 6, 7, 8 जनवरी की नागपुर की है, 25 दिसंबर की दिल्ली में है। इसके अलावा हमारी 11 दिसंबर की कानपुर में है। लगातार लगातार संगतियां चल रही हैं, और बीच में आती भी जा रही हैं। तो संगतियां हमें लगातार लगातार सब में आना है, सब में जाना है। और जो हमारी पहले एक संगति हुई थी 15 मई की संगति दिल्ली वाली, उस संगति में एक नियम बनाया था जो मिनट टू मिनट कमेटी ने बनाया था। तो मिनट टू मिनट कमेटी फिर 12 फरवरी के हमारा आने वाला है उसमें फिर बनेगी। उनका उस समय एक नियम था कि जो व्यक्ति जितने ज्यादा लोगों को कन्विंस करेगा, जितने ज्यादा लोगों को संघ के बारे में बताएगा, जितने ज्यादा लोगों को संघ का आइडिया समझाएगा, उनको साथ लेके आएगा, उनका रजिस्ट्रेशन कराएगा उसके नाम से, जो व्यक्ति जितने ज्यादा लोगों का काम करेगा उसको उसी परसेंटेज के हिसाब से समण संघ का कंसेप्ट रखने के लिए वहां टाइम मिलता है। वहां जो लोग होते हैं सारे समण संघी होते हैं, पर काम को प्राथमिकता है, क्योंकि बुद्ध ने काम को प्राथमिकता दी थी। वो कम के सिद्धांत पे चलते थे, कर्म के सिद्धांत पे, और बाबा साहब ने भी पूरे जीवन में कर्म योग किया है, यानी कम को जोड़ा है, काम को जोड़ा है। तो ऐसे ही जो ज्यादा काम करने वाले लोग हैं वो वहां संघ की विचारधारा रखने के लिए उनको ज्यादा टाइम मिलेगा, और जो कम कन्विंस कर पाएंगे, कम लेके आएंगे, उनको कम टाइम मिलेगा। कोई कितना भी वीवीआईपी हो या वीआईपी हो, समण संघ अपने नियम खुद बनाता है, कमेटी खुद नियम बनाएगी, जो बनेंगे वो आपके सामने आएगा। पर मैं पहले वाले एक्सपीरियंस के हिसाब से बता देता हूं आपको कि पहले वाले एक्सपीरियंस में जिसने जितना ज्यादा लोगों को जोड़ा था उसको उतना ही देर वहां टाइम मिला। बहुत सारे लोग उसमें नाराज भी हो गए
जब उन्होंने बंदे जोड़े ही नहीं और काम ही नहीं किया तो जो नियम थे उसमें वो फिट नहीं आए, और नियम में नहीं आए तो वो चले गए, 4-5 लोग चले गए ये सोच के कि उनको भाषण करने को नहीं मिला। तो फिर 1 जुलाई को नियम बना कि समर संघ में कभी भी भाषण नहीं होगा, जो कुछ होगा समर संघ की आइडियोलॉजी के ऊपर होगा। इसलिए सभी लोग जम के मेहनत करें और वहां लोगों के सामने अपना प्रदर्शन करें, समर संघ का प्रदर्शन करें, और ऐसे ऐसे लोग निकल के आए कि लोग अपने दांतों से अपनी उंगली काटने आश्चर्य से कि अरे ये साधारण सा आदमी 100 आदमी जोड़ लाया और इसको इतनी मिनट मिल रही हैं, और हम इतना वीआईपी आदमी हमको नीचे बैठे हुए हैं और हमें कोई पूछ नहीं रहा। ये संघ की खास बात है कि संघ के अंदर हर वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता है जो ज्यादा काम करता है, और जो निकम्मा होता है वो ठीक ऐसे चला जाता है जैसे समुद्र में से कोई लाश निकाल के समुद्र अपने अंदर फेंक देता है, बाहर फेंक देता है। वैसे जो मृत लोग हैं उनको संघ ऑटोमेटिक फेंक देता है, और जो जीवित लोग हैं वो तैरते रहते हैं समुद्र में और पूरा जीवन का मजा लेते हैं, अपनी सुरक्षा करते हैं, अपने बच्चों की सुरक्षा करते हैं। इसलिए सभी लोग जितने भी हैं वो खूब मेहनत करें, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संगति है। ज्यादा मेहनत करेंगे तो आपको अपने आप को अपना विचार देने के लिए ज्यादा टाइम संघ आपको नियम के अनुसार देगा, जैसा मुझे उम्मीद है। बाकी जो नियम बनेंगे वो समर संघ आपको बना देगा, क्योंकि कल कमेटियां बनी है कुछ, अब वो अपना काम कर रही हैं, तो इस काम में सारे हम लोग लगे हैं। सारी संगतियां इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो संकिसा की हो, चाहे कानपुर की हो, चाहे वो मुंबई की है, चाहे वो नागपुर की है, चाहे वो बिजनौर की है, चाहे वो अमरोहा की है, चाहे वो कहीं की भी है। सारी संगति हमारे लिए बराबर होती हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कहाँ लोग ज्यादा हैं कहाँ लोग कम हैं। पर जो 12 फरवरी वाली संगति है इसमें परिवार सहित आना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये साल में एक बार बड़ी होती है, और यहाँ आने से हम सारी दुनिया के लोगों को ये बता सकते हैं कि आज की डेट में संघ यहाँ पर पहुंच गया है। पहुंचना तो हमें हिमालय पर्वत पे है, पर अभी छोटे छोटे पहाड़ी चल रहे हैं हम, क्योंकि एक साथ हिमालय पर चढ़ेंगे तो हो सकता है लुढ़क पड़क जाए, तो लुढ़कना पड़कना है नहीं हमको, इसलिए धीरे चलेंगे और मजबूती के साथ चलेंगे ताकि हम अपनी जल्दी मंजिल प्राप्त कर सकें और हमको सुख प्राप्त हो जाए, जो हमारा उद्देश्य है। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।